नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लव्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को व्याख्या सहित। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट जो है इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें जो बाल विकास है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, और जो क्वेश्चन एक बार आ जाते हैं वो उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का एक सिद्धांत नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इस प्रकार से दिए जाने लगे हैं नहीं वाले, ताकि कैंडिडेट को जो है समझने में ज़्यादा समय लगे। तो इनमें से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का एक सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, पुनःबलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आंसर जो माना गया है ये ऑप्शन ए को माना गया है, अभ्यास का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन के जो प्रतिपादक है ये थे बी.एफ. स्किनर, और यह स्वयं अनुदेशन की वह तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह स्वतंत्र रूप से इस पर सक्रिय अनुक्रिया करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे पुनः बलन मिलता है, और इस प्रकार वह स्वयं अनुक्रिया करता हुआ आगे बढ़ता है। और इस सिद्धांत को पुनः बलन, सक्रिय अनुक्रिया एवं छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक या अंतर्नोद। और इसमें जो सही है हमारा ये रहेगा ऑप्शन ए, क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो ये जो थॉर्नडाइक जो है इनके उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत व्यवहार को शामिल नहीं किया गया है। थॉर्नडाइक के इस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से तात्पर्य है जिसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है, और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया करना सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है प्रत्याधिगम, श्रृंखलाधिगम, संकेत या शाब्दिक अधिगम को। तो इसमें जो आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा सी ए, संकेत अधिगम। तो ये जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं रॉबर्ट एम गेने, तो इन्होंने अधिगम की इस विशेष प्रकार की पद अनुक्रमिक व्यवस्था की है। इसमें समस्या समाधान अधिगम को सर्वाधिक उच्च स्थान दिया गया है, जबकि संकेत अधिगम को सबसे अधिक निम्न स्थान पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर ये इसमें निम्न स्थान पर पूछा गया था, अगर उस स्थान पर भी एग्जाम में आ सकता है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम को एक विशेष प्रकार की पद अनुक्रमिक व्यवस्था की है, और इसमें समस्या समाधान अधिगम को सर्वाधिक उच्च स्थान दिया है। तो समस्या समाधान जो है ये उच्च पर है, और ये जो यहाँ पर दिया गया है ये निम्न पर है। तो जबकि संकेत अधिगम को निम्न। गेने की संकेत अधिगम परिस्थिति की पावलोव के द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव, ये इनमें से किन का उदाहरण है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, समापन कौशल, पुनः बलन कौशल या प्रस्तावना कौशल का। तो ये जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। तो शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बालक शाब्दिक साहचर्य के माध्यम से सीखता है और इसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो संप्रेषण प्रक्रिया का एक तत्व माध्यम, पुनःबलन, प्रतिपुष्टि या अंतःक्रिया।
और इसमें माना गया है पुनः बलन को। पुनः बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। शिक्षण साधन संप्रेषण प्रक्रिया में विभिन्न तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें माध्यम, प्रतिपुष्टि एवं अंतः क्रिया करते हुए अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ उचित संप्रेषण तथा कक्षा कक्ष में अच्छी तरह अंतः क्रिया करते हुए निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण उपलब्धि में भलीभांति सहायता करते हैं। तो पुनः बलन जो है यहाँ पर इसमें नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम यहाँ पर उपयुक्त कहा जा सकता है? व्यक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, संवर्धन उपागम या त्वरण उपागम। और यहाँ पर जो रहेगा ये है व्यक्तिक अनुदेशन। तो ये जो मंदित मन बालक जो है इनकी शिक्षा हेतु व्यक्तिक अनुदेशन महत्वपूर्ण उपागम है। और व्यक्तिक अनुदेशन से मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा की असफलता का पता लगाकर शिक्षक को उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम तय कर बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो व्यक्तिक अनुदेशन यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर एक सही कथन नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी को माना गया है, विकास एक क्या है, मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विकास क्या है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार कुशलता आदि के लिए किया जाता है। तो विकास में एक व्यापक शब्द है और वृद्धि भी विकास का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं मूल्य, रुचि, अभिक्षमता या अभिप्रेरणा। तो इसे कहा गया है अभिक्षमता। तो किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता अभिक्षमता कहलाती है। और अभिक्षमता शारीरिक एक मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है, क्योंकि लेकिन बढ़ा हुआ जो ज्ञान स्तर है, समझ, सीखा हुआ कौशल या अभिवृत्ति अभिक्षमता के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो ये मिलती जुलती है यहाँ पर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक मूर्त या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था से मिलती जुलती है और ये मानी गई है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से। तो जो ब्रूनर है इनकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है और इस अवस्था में बालक अपने प्रवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें भेद करने लग जाता है। भाषा का विकास इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, साथ ही उसमें वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास भी होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तित्व के गुण जो सिद्धांत है इससे एक संबंधित नहीं है, फ्रायड, आइजैक, कैटल या अल्पोर्ट। और यहाँ पर जो माना गया है ये सिगमंड फ्रायड जो है इन्हें माना गया है। व्यक्तित्व की विशेषता को ही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत कहा गया है। इससे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है गार्डनर, अल्पोर्ट, रेवन, कैटल और आइजैक है। तो ये ऑप्शन है जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था जिससे व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे क्या कहा जाता है? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या अनुवादन। और इसे कहा गया है उद्भवन। तो सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, तो इसे उद्भवन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनिग्राम या रूपग्राम। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ये माना गया है ध्वनिग्राम को। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनिग्राम है। बालक जन्म से रोने लगता है जिससे वह ध्वनि या आवाज़ निकालने लगता है और ये ध्वनियाँ पूर्णतः
स्वाभाविक, स्वचालित और नैसर्गिक होती है और इन्हें सीखा नहीं जाता। बच्चे को जो रोना नहीं सिखाया जाता है। इन्हीं क्रियाओं के बाद बालक जो बड़बड़ाने के माध्यम से स्वर तथा व्यंजन ध्वनि का अभ्यास जो है करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सबसे अधिक ढंग से और अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं या सही उत्तर बताइए। तो सृजनात्मक चिंतन को सबसे अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है और ये यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला कि इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। सृजनात्मकता क्या होती है? कुछ नया करने, आविष्कृत करने, समस्या का समाधान नए तरीके से करने और पुनः सृजित करने की योग्यता है जो नए प्रयत्नों को जन्म देती है। एक क्वेश्चन जो है सृजनात्मकता वाला एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण है इनमें से क्या है? मूल्यांकन शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है, अवश्रेणीय शिक्षण है या वास्तविक शिक्षण है? तो ये क्या है? एक प्रभावशाली शिक्षण है। और ये जो सूक्ष्म शिक्षण जो है इस तकनीक का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये वर्ष 1963 में किया गया था और इस प्रक्रिया में कक्षा का जो आकार है, समय, कार्य और सामग्री को इष्टतम प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए छोटा किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है यहाँ पर प्रभावशाली शिक्षण से इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये सुमेलित करने का है। तो ये सुमेलित करने का है और इसी क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी, ये 4, 2, 3, 1 और 1। हल जो है इनका संबंध माना गया है प्रणोद अवकलन सिद्धांत से। ये जो मैकडूगल जो है इनका संबंध माना गया है मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत से और जो सिगमंड फ्रायड है इनको जाना जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए और जो मैस्लो है इन्हें जाना जाता है आवश्यकता के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से के संबंध में सही है? तो सृजनात्मक जो है इनके तत्वों के संबंध में सही और इसमें जो सही माना गया है ऑप्शन डी को, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्रायड के द्वारा क्या नाम दिया गया? पर अहम, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स या नार्सिज्म? तो एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना और इसे कहा गया यहाँ पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्रायड के द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। फ्रायड ने पुत्र की माता के प्रति काम वासना, सेक्स की ग्रंथि को ओडिपस कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी है। एग्जाम में यह भी आ सकता है कि इसका जो संबंध है वो किससे होता है? तो इसका जो संबंध है ये काम वासना जो है उससे माना गया है। काम वासना अर्थात सेक्स की ग्रंथि जो है उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये कहा गया है और किन के द्वारा कहा गया है? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या बहुप्रतिक्रिया का नियम? और इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी वाला, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया जो है इसका नियम यहाँ पर इनमें नहीं है। और ये जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है E.R. थॉर्नडाइक, इन्होंने सीखने के कुछ नियम बताए थे जिनका प्रयोग कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और उन्होंने 3 थे मुख्य नियम और 5 थे गौण नियम जो बताए थे। अब जो यहाँ पर ये मुख्य नियम है ये कौन कौन से हैं?
ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम आ जाता है। अब जो यहाँ पर ये 5 हैं, जिसमें आपका मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता या फिर सादृश्यता का नियम एवं संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इस प्रकार से ये 5 हैं, 3 मुख्य 5 गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक, ऊर्ध्व या धनात्मक अंतरण का। और इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को, ऊर्ध्व अंतरण को। तो स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना ऊर्ध्व अंतरण सीखने का स्थानांतरण अथवा पूर्व अनुभव का प्रयोग नए अधिगम में प्रयोग को दिखाता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आप मोटरसाइकिल जो है उसे आसानी से चला सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। या कोई व्यक्ति जो ट्रैक्टर चलाता है वो कार आसानी से चला लेता है। तो ये सभी जो पूर्व अनुभव जो उस पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एक न एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता, डिस्फेसिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो ये संप्रेषण है और इसका संबंध है डिस्फेसिया से। तो भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अक्षमता को डिस्फेसिया कहा गया है। इससे पीड़ित छात्र अपने विचारों को व्यक्त करने एवं मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई अनुभव करता है। तो बोलने संबंधी जो विकार है ये डिस्फेसिया जो है इसके अंतर्गत आता है। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त पढ़ने लिखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया, गणना जो गणित होता है, मैथ के जो क्वेश्चन है उससे संबंधित जो विकार है उसको डिस्कैलकुलिया, और लेखन संबंधी जो विकार है उसको डिस्ग्राफिया कहा गया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर भी इसमें 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में से निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान या सहभागी विधि। और यहाँ पर माना गया है व्याख्यान विधि को। तो प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, सहभागी विधि, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि मानी गई है। जबकि यह व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि का एक उदाहरण है और प्रजातांत्रिक शिक्षण यहाँ पर विधि इनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर एक स्तर संबंधित नहीं है, व्यवस्थापन, ज्ञान, आग्रहण या अनुक्रिया। और इसमें रहेगा यह ऑप्शन बी, ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ये शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, यह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ब्लूम वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है और यह संज्ञानात्मक, मानसिक कौशल, भावात्मक और डोमेन इसमें वर्गीकृत है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिक्षण का एक स्तर नहीं है? तो यहाँ पर शिक्षण का एक स्तर नहीं है, परावर्ती स्तर, अवबोध, स्मृति या अभिप्रेरण स्तर का होना। और इसमें माना गया है ये ऑप्शन डी को, अभिप्रेरण स्तर को। तो ये जो अभिप्रेरण स्तर है ये शिक्षण का एक स्तर नहीं है। शिक्षण के उद्देश्य पूर्ण गतिविधि है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ये शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना है और एक कुशल शिक्षक 3 स्तरों पर छात्रों को पढ़ाता है। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? जैसे ये स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और प्रवृत्ति स्तर। तो ये अभिप्रेरणा स्तर यहाँ पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके बीच की संगति है? तो अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं इनमें से किसके बीच की संगति है? पूर्व अनुभव, पशु अनुक्रिया या व्यवहार की। और ये है अनुक्रिया की। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर या समस्या समाधान।
तो ये है यहाँ पर समस्या समाधान विधि। तो ये जो समस्या समाधान विधि जो है, इसका प्रयोग किसी समस्या का समाधान या उसका हल प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार छात्र स्वयं स्वतंत्र रूप से सक्रिय चिंतन करता हुआ समस्या का समाधान करता है। अगर किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि ये समस्या है और तुम जो है इस समस्या को हल करो, तो वो अपना दिमाग चलाएगा, उसमें अनेक प्रकार के प्रयास करेगा और जिससे उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। उसके अंदर अनेक प्रकार के जो गुण पैदा होंगे कि किस तरीके से इसे हल किया जा सकता है। तो ये स्वतंत्र होकर जाए यहाँ पर इसमें समस्या का समाधान करना छात्र सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सोच, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता या भगनाशा। तो समस्या समाधान में बाधक नहीं है और यह है सोच। सोच अथवा अंतःदृष्टि समस्या समाधान में बाधक नहीं है। अधिगम के सोच सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दिमर कोलर है। इसे गैस्टाल्टवादियों का जो सिद्धांत है वो भी कहा गया है और इस सिद्धांत के अनुसार सोच समस्या समाधान में सहायक है। उन्होंने इससे संबंधित अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। इसके अतिरिक्त जो नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता और भगनाशा, ये समस्या समाधान में बाधक है। तो ये ऑप्शन ए जो है, सोच अथवा अंतःदृष्टि समस्या समाधान में बाधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, ध्यान, आमोद या स्मृति। और ये रहेगा ऑप्शन सी। आमोद जो है ये संवेग के अंतर्गत आता है और मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सुख दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा इनका अनुभव करता है और वह ऐसे व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है और यह अवस्था संवेग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FIACS के साथ मूल रूप से इनमें संबंधित है। तो मूल रूप से इनमें कौन सा संबंधित है? हर्बर्ट, मॉरिसन, फ्लैंडर या लिपिट। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा सी, ये फ्लैंडर। तो फ्लैंडर क्या है? ये इंटरेक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली FIACS डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर्स द्वारा विकसित कार्यों के दृष्टिकोण एवं शिक्षक के प्रभाव पर आधारित है। फ्लैंडर ने इस प्रणाली में सभी घटनाएं जो कक्षा में होती है उन्हें 3 भागों में बांटा है: शिक्षक चर्चा, छात्र चर्चा एवं चुप्पी अथवा भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर प्रश्न कौशल के लिए एक सही नहीं है। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना या प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना। तो हाँ अथवा उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना कौशल प्रश्न के लिए सही नहीं है, जबकि प्रश्न कौशल में प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना एवं प्रश्नों को प्रोत्साहन देना ये इसमें शामिल है। तो अनेक प्रकार के जो तरीके होते हैं बच्चों से क्वेश्चन पूछने के, ताकि उनके अंदर जो लालसा हो क्वेश्चन का आंसर देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीक है? तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीक साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण, मापनीय, प्रासंगिक अंतर्बोध, प्रशिक्षण। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।